नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा है सब बच्चे बहुत अच्छे से होंगे। बच्चों, आज हम करेंगे अध्याय 10 नए साम्राज्य और राज्य। तो बच्चों, इसमें हम पढ़ेंगे कि ये जो हमारा लेसन है ये हमारा एक बच्चे से शुरू होता है जो कि है अरविंद। वो अरविंद बच्चा जो है वो एक राजा बना हुआ है और वो नाटक की भूमिका कर रहा है जिसमें उसने राजा महाराजा वाली कपड़े डालने हैं, मूछें हैं, अच्छा, और बड़े शाइनिंग वाले कपड़े डाले हुए हैं और तलवार है उसके हाथ में जो कि एक चमकीले से कागज से लिपटी हुई है और वो बड़ा अपने आप को एक ऐसा फील कर रहा है कि वो एक असली का जैसे राजा ही है। तो सबसे पहले हम करते हैं क्या बताती हैं प्रशस्तियाँ। दरअसल अरविंद जो था वो गुप्त वंश के राजा जो थे। गुप्त वंश के राजा कौन थे? समुद्रगुप्त की भूमिका करने जा रहा था। तो अब हम समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ते हैं। समुद्रगुप्त में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता लगता है समुद्रगुप्त के बारे में। तो जो समुद्रगुप्त था उसके दरबार में कवि व मंत्री रहे हरिसेन द्वारा एक काव्य के रूप में की गई है। तो यह विशेष किस्म का जो अभिलेख है ये इसको हम क्या कहते हैं? प्रशस्ति। प्रशस्ति क्या चीज़ होती है? जिसमें हम राजा महाराजा की प्रशंसा के बारे में पढ़ते हैं। प्रशस्तियाँ लिखने का प्रचलन पहले भी था, जैसा कि हमने अध्याय 9 में भी पढ़ा है कि जो गौतमी का पुत्र था श्री सतकर्णी की प्रशस्ति के बारे में भी पढ़ा है और इनका जो परंतु जो गुप्त काल में इनका महत्व बढ़ गया था। अब जो समुद्रगुप्त है वो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति, अब आओ देखते हैं कि जो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है। तो जो समुद्रगुप्त था उसमें कवि ने इसमें राजा की एक योद्धा, मतलब कि वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग योद्धा था, बहुत ताकतवर था, शक्तिशाली था और युद्धों को जीतने वाला राजा था, ठीक है, और विद्वान भी था और एक कवि के रूप में उसकी प्रशंसा की है और यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। और इतने लंबे लंबे उनके जो वाक्य हैं प्रशस्ति के वो दिए हैं यहाँ। वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है। अब वो अंश क्या है? योद्धा समुद्रगुप्त के बारे में, जिनका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। अब आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें उसकी तारीफ की हुई है कि वो इतना बलवान था कि उसका जो शरीर है वो कैसा है, इतने घावों से भरा हुआ है कि जिस पर कुल्हाड़ी के, तीरों के, भालों के, मतलब जितने औजार थे उनके निशान है। तो इट मीन्स फिर भी वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। इसका मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली राजा है जो कि युद्ध में पूरा का पूरा अपने मतलब पूरे जोर के साथ लड़ाई करता है। अब हम देखते हैं कि ये मानचित्र दिया हुआ है। इस मानचित्र में हम अगर देखते हैं कि मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यवर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हरा दिया। अब हरे रंग का क्षेत्र कौन सा है? हमारा कन्नौज हो गया, प्रयाग हो गया, पाटलिपुत्र हो गया और नालंदा हो गया, ठीक है। और उसको किसने हरा दिया है? उसको नौ शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हरा दिया। इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। इसमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए लाल बिंदु लगाए गए हैं। इन सब ने हार जाने पर
समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया और समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दी। अब आपको मैंने पीछे लेसन्स में भी करवाया था हिस्ट्री के कि पहले जो होता था, जो राजा होते थे वो युद्ध लड़ते थे, दूसरे जो उनके वो होते थे, राज्य होते थे, उन पर वो विजय प्राप्त करते थे। अगर कोई वहाँ का शासक उनका विरोध करता था तो उसे वो युद्ध में हराने के बाद मुड़ देते थे, लेकिन अगर वो विरोध नहीं करता था, अपना समर्पण कर देता था, तो उसी को परमिशन मिल जाती थी उस राज्य पर काम करने की। इसी तरह इसमें था, जो दक्षिणापथ के 12 शासक थे ना, उन्होंने राजधानियों को दिखाने के लिए लाल बिंदु दिखाए हुए हैं और उन्होंने अपना समर्पण कर दिया था, तो वो राजा के रूप में ही शासक मतलब वहाँ पे काम कर रहे थे। और जो ये शासक होते थे, इनका क्या काम होता था, मतलब इनको इतना इंटरेस्ट क्या होता था शासक बनने में, इनकी क्या बेनिफिट होता था? उसमें ये बेनिफिट होता था कि उन्हें उसका जो टैक्स होता है वो टैक्स उनको मिलता होता था। लेकिन अगर सम्राट हो जाता था, मतलब वो जो शासक है उसने समर्पण कर दिया, तो उसके बाद वो क्या होता था कि जो टैक्स वसूलते थे वो टैक्स भी सम्राट के पास जाता था, जिन्होंने उस पर वो कर लिया है, कब्जा कर लिया है। तो पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैंगनी रंग से रंगा गया है। इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल, उत्तर पश्चिमी के कई गण या संघ आते हैं। उसके बाद बाह्य इलाके में कौन है, नीले रंग से है, और उसमें कुषाण तथा शक वंश थे। इसमें श्रीलंका शासक भी थे। अब ये देखिए नीले रंग में भी है, जो ये बैंगनी है थानेसर हो गया, है ना, इधर में नेपाल हो गया, ये सब आते हैं। और ये आपको देखो लाल रंग से यहाँ पे किया भी हुआ है। इसके बाद है वंशवालियाँ। अब वंशवालियाँ क्या चीज़ होती है? वंशावलियाँ, इसमें अधिकांश जो प्रशस्तियाँ थी ना, वो शासकों के पूर्वजों के बारे में थी। एक तो सिंपल प्रशस्तियाँ थी जो शासक के बारे में लिखी होती थी। अब जो वंशवालियाँ थी वो किसके लिए होती थी? उनके पूर्वजों के बारे में, कि जो समुद्रगुप्त के पितामह मतलब कि दादाजी, परदादाजी, पिताजी, माता, इनके बारे में थी, उनकी तारीफें की हुई थी इसके अंदर, उनको हम वंशवालियाँ कहते हैं। फिर है हर्षवर्धन तथा हर्षचरित। अब हर्षवर्धन, जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह अन्य शासकों के में उनकी जीवनी से पता चलता है कि ऐसे ही एक राजा हर्षवर्धन थे, जिन्होंने 1400 वर्ष पहले शासन किया था। उनके दरबारी जो थे वो बाणभट्ट थे, और उन्होंने बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी और हर्षाचरित लिखी है। तो मतलब एक तो ये हमारी होगी जिसमें हमने ये पढ़ा कि जो राजा महाराजा थे उनकी प्रशंसा की जाती थी, है ना। और अब ये है कि उनकी जो जीवनियाँ लिखी जाती थी, उससे हमें पता लगता है कि वो क्या थे, मतलब उन्होंने क्या किया, उनका राज्य कैसे चला, उन्होंने क्या युद्ध लड़े, ये सब उनकी जीवनियों के बारे में पता लगता है। तो हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने के बाद थानेसर के राजा बने, और उनके जो बहनोई थे वो कन्नौज के शासक थे। और जबकि बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला, तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया था और बंगाल पर आक्रमण कर दिया, और मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीतकर उन्होंने जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य, नरेश, पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। अब आपको इस पहरे में क्या पता लगा? इसमें यह है कि वो थानेसर राज्य के राजा थे, और जो उनके बहनोई थे वो बहनोई कहाँ के उनके थे? वो कन्नौज के थे। लेकिन जो बंगाल के शासक थे उन्होंने उसको मार दिया। तो जब उन्होंने मार दिया तो उन्होंने कन्नौज को भी अपने साथ मिलाकर बंगाल के ऊपर युद्ध करके बंगाल के शासकों के ऊपर विजय प्राप्त की।
अब है पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियाँ। तो पहले हमने समुद्रगुप्त की प्रशस्तियाँ पढ़ी, फिर हमने हर्षाचरित के बारे में पढ़ा जो उसकी जीवनी थी। अब हम पढ़ेंगे पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियाँ। तो ये जो प्रशस्तियाँ थी ये इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के जो महत्वपूर्ण राजवंश थे उनके बारे में है। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्य का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच था। ये तो हो गया उनके जो राज्य था वो कहाँ पे था। अब जो चालुक्य की राजधानी ऐहोल थी यह बहुत प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। यहाँ पे मतलब हब कहते हैं ना जिसको हम बिजनेस का, वो था। व्यापार यहाँ पर किया जाता था बहुत ज़्यादा। धीरे धीरे ये एक धार्मिक स्थल बन गया और यहाँ पर पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों का निशाना बनाया जाता था जो समृद्ध शहर थे। अब जो पुलकेशिन द्वितीय है वो प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे, ठीक है। और चालुक्य राज्य के प्रसिद्ध राजा कौन थे? पुलकेशिन द्वितीय। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है आपके पेपर में। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता लगता है। तो उनकी जो प्रशस्ति थी वो किसने लिखी थी? उनके दरबारी ने लिखी थी, रवि कीर्ति ने। इसमें उनके पूर्वजों, खास तौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। अब रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपना अभियान चलाया था, ठीक है। और इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे आने से रोक लिया। और हर्ष का अर्थ आनंद होता है। कवि का कहने का भाव है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं था, मतलब वो जो हर्ष राजा था वो अब खुश नहीं था, क्योंकि पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण कर दिया था, जिससे कांचीपुरम की दीवार भी पीछे उनको कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी थी। इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था? अब हम पढ़ेंगे कि जो राज्य दिए हुए हैं इनका प्रशासन कैसे चलता था, जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। पहले राजाओं की तरह इन राज्यों के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण होता था, जो मैंने अभी बताया कि वो टैक्स लेते थे। और जैसे प्रशासन की प्राथमिक इकाई क्या होती है? गांव होता है। गांव से नगर बनते हैं, है ना। लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए गांवों से। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सैन्य शक्तियों में, मतलब वो उसको बड़ा करने में जुट गए। कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय जो थे आनुवंशिक बन गए, जैसे कि बेटा जो है वही, अगर कोई सरपंच है तो उसका बेटा सरपंच ही बनेगा, ऐसे। तो वो अपने पिता का पद पाते थे। इसी तरह कभी कभी एक व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, जैसे कि हरिसेन एक महादंडनायक होने के साथ साथ कुमारमात्य और एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्राहक भी थे। मतलब कि एक बंदे को बहुत सारे पद भी दिए जाते थे उनकी योग्यता के अनुसार। और संभवतः वहाँ के जो स्थानीय प्रशासक थे व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इसमें नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी आता था, ठीक है। अब एक प्रकार की सेना, एक नए प्रकार की सेना कौन सी थी? कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी होता था, घुड़सवार होते थे, सिपाही होते थे। इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता देते थे। इन सेना नायकों को कोई भी नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। बदले में इनसे क्या लिया जाता था? भूमि दान इनको दिया जाता था, मतलब भूमि दे देते थे इनको ना। और दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे, उससे ये इनकी इनकम हो जाती थी, जिससे वो घोड़ों की भी देखभाल करते थे। अब दक्षिण के राज्यों में सभाएं जो होती थी वो पल्लव के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं के, अब अभिलेख आपको
पहले भी लेसन्स में पढ़ाया है कि जो अभिलेख होते थे उनसे हमें पता लगता था कि उनके जो राज्य हैं वो कैसे चलते हैं। तो पल्लव के कई अभिलेख ऐसे हैं जिसमें ये चर्चा की गई है कि जो स्थानीय वहाँ पर क्या होता था, स्थानीय सभाएं होती थी। इसमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, मतलब कि जो ब्राह्मण होते थे भूस्वामी, उनका संगठन, जिसे सभा कहते थे। ये सभाएं कौन सी थी? उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेती बाड़ी, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखभाल, ये आदि इसका काम करते थे। जैसे आजकल हमारा जो ये गांवों में सरपंच होता है, नगरों में नगर पालिका होती है, ऐसे वो सारा ध्यान रखते हैं गांवों का। जैसे कोई खेती बाड़ी से जुड़ी समस्या है या फिर सड़कें बनवाना, स्कूल बनवाना, ये सब काम करते हैं। इसी तरह पुराने ज़माने में क्या होता था, उस टाइम में जो ये सभाएं थी, जो ब्राह्मण होते थे, भूस्वामी होते थे, ये उच्च कोटि के जो लोग होते थे, उनको इस सभा का मेंबर बनाते थे। तो वो जो सभाएं, उनका काम क्या होता था? सड़क निर्माण करना, मंदिरों की देखभाल करना, ये सब काम करते थे। जिन इलाकों में के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहाँ पर क्या होता था, वहाँ उर नामक ग्राम सभा के होने की बात की गई है। नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। संभवतः इन सभाओं में धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामी होते थे। अब है उस जमाने में आम लोग। अब जो आम लोग थे वो कैसे रहते थे उस जमाने में? जनसाधारण के जो जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों में भी देखने को मिलती है कि पहले ज़माने में कैसे रहते थे, झोपड़ियाँ बनाकर रहते थे, है ना। और कालिदास के नाटकों में भी हमने राज दरबार को देखा है कि उनके जीवन का चित्रण किया गया है। इन नाटकों में एक रोचक बात थी कि जो राजा और अधिकांश ब्राह्मण थे वो क्या बोलते थे? वो संस्कृत भाषा बोलते थे, जबकि अन्य लोग जो थे वो कौन सी भाषा बोलते थे? प्राकृत भाषा बोलते थे। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक हुआ है अभिज्ञान शकुंतलम। दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती के प्रेम का था। ये क्या था? अभिज्ञान शकुंतलम, जो नाटक का नाम है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात की गई है। उसके बाद है चीनी तीर्थयात्री फा शियन का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया है जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। अब वहाँ पर जो छोटी जाति के लोग थे उनको कैसे माना जाता था कि ये अछूत है, तो इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था, इनको शहरों में नहीं रहने देते थे। अगर इन लोगों को शहरों या बाजार के भीतर आना होता था तो उसके लिए पहले आग्रह करना पड़ता था कि लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते रहते थे। और आग्रह भी कैसे करते थे? उनको आवाज़ लगा, पहले तो कुछ भी नहीं होता था, माइक वगैरह कुछ भी नहीं था, तो लकड़ी के टुकड़ों से आवाज़ करते थे और सतर्क होकर छू जाने से या किसी भी प्रकार के संपर्क से आने से बचते थे कि अब हम लोग आ रहे हैं, हमें कोई छू ना ले, क्योंकि उनको अछूत माना जाता था। एक जगह बाणभट्ट द्वारा अभियान पर नकली राजा की सेना बड़ा सजीव चित्रण किया गया है। अब आशा है कि आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि इस लेसन में उस टाइम के जो लोग थे उनका जीवन यापन कैसे चलता था। तो इसमें बहुत से ऐसे प्रश्न भी बन रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं, जिनको मैंने बार बार रिपीट भी किया है, तो वो आप ज़रूर देख लेना।